हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 के बाद जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 1 जो था इंडिया वाली चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर जो था हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, जो पार्टीशन की प्रॉब्लम थी, जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाला टॉपिक था उसको कवर किया था। आज के इस वीडियो के अंदर होता है मैं आपको इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट उसको होता डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो को होता पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। सिंपल टर्म में मैं आपका बताऊं तो इसमें हमको पढ़ना क्या है कि देखिए 1947 के बाद जब होता है, जब भारत को आजादी मिलती है, तो उस समय भारत के अंदर जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य भारत के अंदर होते हैं, ठीक है, उन राज्यों की जो होता है बाउंड्री किस तरीके से बनाई जाए। समझ रहे हो आप कि भारत के अंदर होता है उसमें जो राज्य 1947 आजादी मिलने के बाद भारत के अंदर जो होते हैं, भारतीय संघ के अंदर जो राज्य होते हैं, उन सारे राज्यों की हम बाउंड्रीज को जो होता है वो कैसे बनाएं, किस आधार पर जो होता है उनकी बाउंड्रीज को जो होता है ड्रॉ करें। ठीक है, ये स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ करना जो होता है हमारे लीडर्स के लिए जो होता है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये तो एक सिंपल बात होगी, हमको इसके अंदर जो डिस्कस करना है। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा जो होता है डीपली समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप जो होता है इसके बैकग्राउंड को होता है समझ सको और आप अच्छे आंसर होता है इस टॉपिक से रिलेटेड वो लिख सको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक जो था आपने पढ़ा था कि इससे पहले वाले टॉपिक में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाले टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा था कि जो भारतीय संघ जो था, इंडियन यूनियन जो था, बेसिकली वो कॉलोनियल पीरियड के टाइम दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल होता था, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स का जहां पे राजा महाराजाओं का रूल होता था। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा था कि 1947 के बाद जो होता है, जो ब्रिटिशर होते हैं जब भारत को छोड़ करके जाते हैं, तब उन्होंने जो था अनाउंस किया कि हमारे जाने के बाद जो है जो ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है, ठीक है, जहां पे हमारा जो था डायरेक्ट रूल था, ये तो भारतीय संघ के अंदर ही जो होता रहेंगे, ये भारतीय संघ से बाहर नहीं होंगे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट जो है ये चाहे तो भारतीय संघ के अंदर रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा ब्रिटिशर्स ने जो था अपने जाने के टाइम क्या था, और उनके इस अनाउंसमेंट की वजह से हमारे लीडर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, इन सारे प्रिंसली स्टेट को भारतीय संघ में मिलाने में। यहां तक जो था आपने देखा था। फिर जब ये इंटीग्रेशन, जब ये प्रिंसली स्टेट जो होते हैं इनको मिलाने की प्रॉब्लम आती है भारतीय संघ में, तब क्या हुआ, हमारे लीडर्स ने पटेल साहब को बुलाया और उनको जो था ये जिम्मेदारी दी कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में जो था लेकर के आइए। पटेल साहब जो थे उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के हिसाब से जो था, अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के जरिए सारे स्टेट जो थे लगभग 565 उन सबको जो था भारतीय संघ के अंदर जो था वो मिला लिया। यहां तक जो था आपने इसके अंदर जो था पढ़ा था। लेकिन बात यहाँ पे जो था खत्म नहीं होती है। ठीक है, पटेल साहब ने जो था भले ही सारे के सारे प्रिंसली स्टेट को जो था भारतीय संघ के अंदर मिलाया और भारतीय संघ को जो था डिसइंटीग्रेट होने से जो था, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में जो था बट जाने से बचा लिया और भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो था वो सेव कर दिया। ठीक है, उसको एक तरीके से प्रिजर्व कर दिया। लेकिन भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो थी, ये जो मेंटेन करने के जो चैलेंज जो थे, ठीक है, वो अभी खत्म नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, खत्म कैसे नहीं हुई कि भले ही जो क्या था, पटेल साहब ने जो था वो सारे के सारे स्टेट्स को जो था भारतीय संघ में मिला लिया, लेकिन भारतीय संघ में स्टेट्स को मिलाने के बाद जो था उनके सामने एक नई समस्या आई, और उस समस्या का नाम था कि हमने ये जो स्टेट्स जो है जिनको भारतीय संघ के अंदर मिलाया है उनके हम बाउंड्रीज को कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, उन स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना ही जो था हमारे लीडर्स के लिए जो था वो नेक्स्ट चैलेंज था। अभी तक चैलेंज क्या था कि स्टेट्स को होता है भारतीय संघ के अंदर कैसे मिलाएं। अब स्टेट भारतीय संघ के अंदर मिल गए हैं, अब चैलेंज क्या है कि जो स्टेट भारतीय संघ के अंदर मिल गए हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको हम किस आधार पर बनाएं। ठीक है, उनका बेस क्या होना चाहिए, उनकी बेस जो होता है क्या होना चाहिए इन सारे स्टेट की बाउंड्रीज को बनाने का, किस आधार पे जो होता है हम इन सारे राज्यों के जो बाउंड्रीज है उनको ड्रॉ करें। ठीक है, यही जो था हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो था हमारे लीडर्स के सामने था। ये चैलेंज जो था बेसिकली क्यों था वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे सवाल जो था वो सिर्फ और सिर्फ भारत के स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का नहीं था। ठीक है, ये कोई सिंपल सा जो था प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे जो बात जो थी वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राज्यों की बाउंड्रीज को ड्रॉ करने की नहीं थी, बल्कि यहाँ पे जो था हमारे लीडर्स को जो था कोई एक ऐसा बेस ढूंढना था। ठीक है, कोई एक ऐसा आधार जो था वो हमारे लीडर्स को फाइंड आउट करना था जिसके जरिए वो भारत के स्टेट्स जो है, भारत के अंदर जो राज्य जो है उनकी बाउंड्रीज को तो ड्रॉ कर ही दे आराम से। ठीक है, लेकिन जब ये बाउंड्रीज ड्रॉ हो जिस आधार पे
वो बाउंड्रीज ड्रॉ करें, उस आधार पे जो होता है बेसिकली वो बाउंड्रीज ड्रॉ होने के बाद भी जो होता है, एक तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका आसानी से होता रहे, इस तरीके से उनको बाउंड्रीज ड्रॉ करना है राज्यों की। इसके साथ साथ जो होता है, जो हमारे देश की आपको पता है कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और क्या रह गया, ठीक है, बहुत सारी तरीके की डायवर्सिटी है। ये डायवर्सिटी भी जो होता है एक तरीके से उसको प्रिजर्व कर सके, उनको इस तरीके से राज्यों की बाउंड्रीज को बनाना था। और इसके साथ साथ जो होता है, इस जो डायवर्सिटी है इसको प्रिजर्व करने के साथ साथ जो होता है, भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है इसको भी कोई खतरा ना पहुंचे, इस आधार पे जो था उनको इन राज्यों को बनाना था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा जो था चैलेंज था, ठीक है। तो हमारे नेताओं को था कोई ऐसा ग्राउंड ढूंढना ही था जिससे ये सारे पॉइंट्स को होता है क्वालिफाई करते हुए, इन सारे पॉइंट्स को फुलफिल करते हुए हम अपने राज्य की बाउंड्रीज को बना सके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे लीडर्स जो था उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए राज्यों की बाउंड्रीज को तय करने के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जब ब्रिटिशर्स का जो था हमारे इंडिया के ऊपर शासन हुआ करता था, यानी कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो था बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो था जो राज्यों की बाउंड्री जो थी वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के आधार पर तय किया था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के आधार पर जो था तय किया था, मतलब कि उनको जो प्रोविंसेस उनके कंट्रोल में है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसको गवर्नेंस जो होता है वो आसानी से कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके आधार पर जो था वो ब्रिटिशर्स ने रुता किया था। लेकिन जब ब्रिटिशर हमारे देश से रुता जाते हैं, ठीक है, फिर सत्ता जो होती है हमारे देश के लीडर्स के हाथों में आती है, ठीक है। और उससे पहले भी जो था, आजादी से पहले ही जो था हमारे लीडर्स ने जो था वो ये डिसाइड कर लिया था कि जब सत्ता जो होगी भारत की हमारे पास आएगी, तब हम जो है अपने राज्यों की जो बाउंड्रीज होंगी, अपने स्टेट की जो बाउंड्रीज होंगी, उनको हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के आधार पर जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने जो था किया था। हमारे लीडर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस को राज्यों का जो बाउंड्रीज है उसको बनाने के लिए इसको आधार मानने से था मना कर दिया था। और इसके साथ साथ जो था हमारे लीडर्स ने जो कांग्रेस का जो नागपुर सेशन जो था, ठीक है, जो नागपुर सेशन जो था 1920 के आसपास का जो नागपुर सेशन जो था कांग्रेस का, वहां पे जो था कांग्रेस ने ये भी ऐलान कर दिया था कि जब भारत की सत्ता जो थी वो हमारे हाथों में आएगी तो हम भारत में राज्यों का जो गठन होगा, राज्यों का जो निर्माण होगा, राज्यों की जो बाउंड्रीज होगी, उन बाउंड्रीज को होता है बेसिकली हम लैंग्वेज के आधार पर होता है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब कि जितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उन सबको एक तरीके से हम अलग अलग जो होता है वो स्टेट ग्रांट कर देंगे। जैसे मराठी बोलने वाले हैं उनको एक तरफ कर देंगे, एक राज्य, ठीक है, हिंदी बोलने वाले एक, तमिल बोलने वाले एक, ऐसे ऐसे करके हम लैंग्वेज के आधार पर होता है अपने राज्यों की जो बाउंड्रीज होंगे वो तय करेंगे। ऐसा कांग्रेस ने जो था नागपुर सेशन में अपने 1920 में जो था वो बोल दिया था। इसके बाद जो था कांग्रेस ने जो था वो बहुत सारी प्रोविंशियल कमेटीज भी जो थे वो आधारित की थी, बहुत सारी प्रोविंशियल कमेटीज का भी जो था निर्माण किया, ठीक है। अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर, अलग अलग जो था प्रांतों के अंदर लैंग्वेज के आधार पर ही जो था कांग्रेस ने जो था बहुत सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी जो था निर्माण किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है वो ये आती है कि जब 1947 के बाद जो होता है, जब ब्रिटिशर हमारे देश से चले जाते हैं, सत्ता जो होती है कांग्रेस के हाथों में आ जाती है, उसके बाद जो होता है हमारे लीडर्स जो होते हैं वो ये ऐलान जो उन्होंने किया था कि हम अपने राज्यों का निर्माण जो होगा वो भाषा के आधार पर करेंगे, लैंग्वेज के आधार पर करेंगे। ये ऐलान जो था, ठीक है, ये प्रपोजल जो उन्होंने पहले दिया था 1947 से पहले, ठीक है, इस प्रपोजल को उन्होंने 1947 के बाद मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अपने देश की जो बाउंड्रीज होंगी उसको हम भाषा के आधार पर बिल्कुल भी जो था ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो था ऐसा क्यों कहा उसको भी जो था हम देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स ने जो था लैंग्वेज के आधार पर जो था राज्यों का निर्माण करने से मना क्यों किया, उसकी सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि देखिए हमारे लीडर्स जो थे उनको डर था कि अगर कहीं हम लैंग्वेज के आधार पे जो होता है राज्यों को बनाएं, तो ऐसा उनको लगता था कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पे अपने राज्यों को बनाएंगे तो फिर भारत जो होता है वो छोटे छोटे जो होता है लिंग्विस्टिक यूनिट्स के अंदर होता है वो बट करके रह जाएगा, ठीक है। ये इधर हो जाएंगे, वो उधर हो जाएंगे, मराठी बोलने वाले इधर, तमिल बोलने वाले इधर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होगा, बहुत सारे लिंग्विस्टिक यूनिट्स में होता है भारत जो होता है बट जाएगा, और इस लिंग्विस्टिक डिवीजन होने की वजह से भारत की जो यूनिटी है और जो इंटीग्रिटी है वो पूरी तरीके से भारत की टूट जाएगी, ठीक है। भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर हमने जो होता है लैंग्वेज के
बिहाफ पे जो था वो स्टेट्स का निर्माण किया। तो पहला तो इधर था। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि देखिए भारत के अंदर होता है कोई एक दो लैंग्वेजेस जो तो नहीं बोली जाती थी, ठीक है। भारत के अंदर था कई हजारों लैंग्वेज जो तो बोली जाती थी, ठीक है। कई नेशनल लैंग्वेज है, कई रीजनल लैंग्वेज है, प्रोविंशियल लैंग्वेज है, बहुत सारे जो था लोकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इतने सारे हजार लैंग्वेज जो था बोले जाते हैं भारत के अंदर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है, कि हम ये मान लीजिए भारत के अंदर हजार जो था लैंग्वेज बोली जाती है। एक इमेजिन जो हम कर लेते हैं, तो क्या भारत के अंदर होता है अब, तो क्या भारत के अंदर होता है हजार हम स्टेट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर हजार लैंग्वेज भारत के अंदर बोली जाती है तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग स्टेट बनाना होगा। तो क्या भारत के अंदर हम हजार स्टेट बना पाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। हम हर लैंग्वेज के लिए होता है एक अलग स्टेट होता है बना पाना बिल्कुल होता है इम्पॉसिबल था। दूसरा कारण जो ये था। तीसरा कारण जो था वो ये था कि क्योंकि यहाँ पे जो था पता चल गया था कि हम हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक अलग अलग स्टेट जो होता है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए हजार स्टेट्स में से, हजार लैंग्वेजेस में से हमने मान लो 200 लैंग्वेजेस के लिए जो है मान लो 200 स्टेट जो था बना दिए, और 800 लैंग्वेजेस के लिए जो था हमने मान लीजिए कि स्टेट्स अलग से नहीं बनाए, ठीक है। उनको इधर उधर जो था मिक्सअप कर दिया। तो क्या ये 800 लैंग्वेजेस के जो बोलने वाले लोग हैं वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, ठीक। वो भी क्या कहेंगे कि नहीं हमको अलग से जो था राज्य चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सोसाइटी के अंदर लड़ाई झगड़े फिर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट का सारा जो फोकस होगा वो इन सारे कन्फ्लिक्ट को रोकने पे चला जाएगा, ठीक है। इन सारे कन्फ्लिक्ट पे चला जाएगा और हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए जो कोर इश्यूज है, ठीक है। कोर इश्यूज क्या है, जैसे कि इकोनॉमी को डेवलप करना, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, पॉवर्टी को हटाना, ये जो कोर इश्यूज हैं इनसे हमारी गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरीके से हट जाएगा और गवर्नमेंट होते पूरी तरीके से ये भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने को लेकर के जो झगड़ा छिड़ेगा केवल हमारी गवर्नमेंट उसी में फंस करके जो रह जाएगी। इसकी वजह से जो था मना कर दिया, ठीक है। तीसरा कारण जो था इसमें वो ये था कि हमारे लीडर्स को भी डर था कि अभी अभी हमारे कंट्री का रिलीजन के आधार पर जो था वो पार्टीशन हुआ था, आप सभी को पता है। अब हमारे लीडर्स जो था वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश का लैंग्वेज के आधार पर भी जो था पार्टीशन हो, इसलिए जो था उन्होंने बिल्कुल से जो था इस लैंग्वेज को जो था आधार बनाने से जो था, ठीक है, राज्यों के गठन का उसको मना कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने तो जो था पहले अनाउंस कर दिया था, लोगों को जो था इन्होंने आश्वासन दे दिया था पहले कि भाई हम अपने देश के राज्यों का गठन जो है सत्ता आने पर भाषा के आधार पर करेंगे। अब ये जो था मना कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, भारत के अंदर जितने भी अलग अलग देश में अलग अलग कोनों, मतलब कि भारत के अलग अलग कोनों में जो लोग होते हैं, ठीक है, लोकल लोग जो होते हैं, इवन लीडर्स जो होते हैं, लोकल लीडर्स, वो भारत में कांग्रेस के खिलाफ जो होता है वो प्रोटेस्ट करना जो होता है शुरू कर देते हैं, ठीक है। कांग्रेस के खिलाफ जो होता है वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये प्रोटेस्ट जो होता है वो तो खैर पूरे देश में होता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो होता है उस समय जो मद्रास प्रोविंस जो होता है, मद्रास प्रोविंस जो था, जो कि आज का तमिलनाडु है, और तमिलनाडु स्टेट के साथ कुछ पार्ट जो था उस समय मद्रास के अंदर होता, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरला, और नहीं तमिलनाडु तो पूरा था, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट, कर्नाटक के कुछ पार्ट और केरला के कुछ पार्ट आते थे। इस मद्रास प्रोविंस के अंदर जो तमिल स्पीकिंग एरियाज जो थे, मतलब कि ऐसे एरियाज जहां पे तमिल भाषा के लोग जो था रहते थे, वहां पे जो था कांग्रेस के खिलाफ जो था ये प्रोटेस्ट काफी तगड़ा जो था चला था, काफी स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो था वो चल रहा था। मद्रास के इस तमिल स्पीकिंग एरिया के अंदर जो तमिल बोलने वाले लोग जो थे, सॉरी तमिल नहीं है यहाँ पे, ये तेलुगु है, सॉरी जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग होते हैं, सॉरी तमिल नहीं था तेलुगु है, ये तेलुगु बोलने वाले जो लोग होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ जो होता है एक मूवमेंट छेड़ देते हैं जिसका नाम होता है विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है नाम का एक मूवमेंट होता है छेड़ देते हैं, और इस मूवमेंट के तहत जो होता है जो तेलुगु भाषा वाले जो लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं कि आप ये जो मद्रास प्रोविंस है इससे ये जो तेलुगु स्पीकिंग वाला जो एरिया है इसको पहले तो अलग कीजिए, और इसको अलग करने के बाद जो होता है मद्रास से इसको ये जो तेलुगु स्पीकिंग वाला एरिया है इसको एक अलग राज्य का होता है दर्जा दीजिए, ठीक है, एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दीजिए जिसका नाम होगा आंध्र राज्य। ऐसा डिमांड जो था वो विशाल आंध्र मूवमेंट के अंदर जो था तेलुगु भाषा वाले लोगों ने जो था किया था। पंडित नेहरू जी जो होता है इस डिमांड को मना कर देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, प्रोटेस्ट जो होता है इनके खिलाफ जो होता है लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इस प्रोटेस्ट की जो होती है खास बात ये होती है कि इसका सिर्फ लोग ही जो था वो समर्थन नहीं कर रहे थे, इवन जो तमिल स्पीकिंग एरिया जो थे यहाँ पे जो छोटे मोटे जो लीडर जो थे, इवन कांग्रेस के लीडर भी जो थे वो इसका समर्थन कर रहे थे। इसके वजह से ये मूवमेंट जो था बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है, मतलब हमारे नेहरू साहब जो होता है वो शुरू में इस मूवमेंट को
थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। इस मूवमेंट के खिलाफ होता है कोई फर्म स्टैंड होता है वो नहीं लेते हैं, ठीक है, इसके खिलाफ कोई फर्म स्टैंड होता है वो नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा मोमेंटम जो होता है गेन कर लेता है, काफी ज्यादा जो होता है कि स्ट्रांग हो जाता है। अब ये मूवमेंट जो होता है अपने पीक पॉइंट पे जो होता है वो तब पहुंचता है जब यहाँ पे एक कांग्रेस के एक लीडर होता है और गांधी जी के एक समर्थक होते हैं जिनका नाम होता है पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु, सॉरी आप स्पेलिंग जो होता है एक बार देख लीजिएगा। पोट्टी श्रीरामुलु जी जो होते हैं ये कांग्रेस के लीडर होते हैं और गांधी जी के समर्थक होते हैं। ये क्या करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, सॉरी ये जो तेलुगु स्पीकिंग वाला एरिया होता है यहाँ पे एक भूख हड़ताल जो होता है वो जारी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे जब तक भूख हड़ताल करूंगा जब तक कांग्रेस सरकार जो है, जो नेहरू जी की सरकार जो है वो आंध्र बनाने का जो प्रस्ताव है उसको पास नहीं कर देती हो, जब तक ये तेलुगु भाषा वाले लोगों के लिए एक अलग आंध्र राज्य नहीं बना देते हैं तब तक जो होता है मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक होता करता रहूंगा, तब तक मैं भूख हड़ताल करूंगा। नेहरू जी जो होता है इनके शुरू में जो होता है इनकी बात को हल्के में ले लेते हैं और 56 दिन के कंटिन्यूअस हंगर स्ट्राइक की वजह से, ठीक है, कंटिन्यूअस हंगर स्ट्राइक की वजह से 56 दिन के पोट्टी श्रीरामुलु जी की हो जाती है मृत्यु। इनके मृत्यु की वजह से क्या होता है, जो ये विशाल आंध्र मूवमेंट होता है वो अपने चरम स्तर पर रहता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है वो बौखला जाता है एक तरीके से, ठीक है। बौखला कैसे जाता है कि अभी तक ये मूवमेंट क्या था, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक ये पीसफुल मूवमेंट था, ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। लेकिन जब पोट्टी श्रीरामुलु जी की हो जाती है डेथ, इसके बाद ये मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, ठीक है। इस मूवमेंट के समर्थक जो होता है वो सड़कों पर उतर आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है शुरू करते हैं, मारपीट शुरू करते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस और उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस फायरिंग होती है, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। फाइनली जो होता है प्रेशर में आने की वजह से जब नेहरू जी देखते हैं कि इतना सारा खून खराबा होता है देश के अंदर हो रहा है, तो फिर फाइनली दिसंबर 1952 के अंदर जो नेहरू जी जो होता है वो आंध्र राज्य को बनाने का जो मांग चल रही होती है उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से सबसे पहला राज्य जो था जो हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर बना वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इस तरीके से हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर पहला आंध्र राज्य होता है वो बन जाता है, ठीक है। अब नेहरू जी ने जो था आंध्र राज्य को जो था भाषा के आधार पर बनाने को वो हरी झंडी दे दी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने आपको इससे पहले बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, कि आप भाषा के आधार पर राज्य बनाए, ये मांग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं उठ रही थी बल्कि पूरे देश के अंदर उठ रही थी। अब क्या हुआ, जब नेहरू जी ने जो था वो आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया तो बाकी के जो आंदोलन चल रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए उनको जो था और मजबूती जो थी मिल गई, उनके अंदर और एनर्जी आ गई और वो और तेजी से प्रोटेस्ट करने लगे। और उन्होंने कहा कि जब आपने आंध्र राज्य को होता है तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए जोता बना दिया है तो आपको हमारे लिए भी होता है वो राज्य अलग राज्य जो होता है वो बनाने पड़ेंगे। इसके वजह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती है और फाइनली 1953 के अंदर जो होता है 1953 के अंदर जो होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो होती है उसको बुलाई जाती है नेहरू जी के द्वारा। इसको होता है जिम्मा सौंपा रहता है कि आपको जो होता है कोई एक बेस ढूंढना है, कोई एक ऐसा तरीका होता है ढूंढना है, कोई एक ऐसा आधार ढूंढना है जिससे हम भारत के जो राज्य है उनको गठन कर सके, जिसके आधार पर हम भारत के राज्यों को बना सके। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो होती है ये लैंग्वेज को होता है वो हरी झंडी दे देती है, मतलब ये कह देती है कि आप भाषा के आधार पर होता है भारत के राज्यों को गठन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है फाइनली 1956 के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लैंग्वेज को होता है वो रिकमेंड कर देती है कि आप लैंग्वेज के आधार पर होता है राज्य बना सकते हैं। 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है और इसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी जो होता है वो भारत के अंदर बना दिए जाते हैं। और इस तरीके से भाषा के आधार पर होता है भारत के अंदर जो राज्य होता है उनका गठन हो जाता है। आई होप आपको होता है सारी की सारी बातें जो तो समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे जो होता है एक लॉजिक वाली थोड़ी बात है जो हमारे आगे के 2-3 चैप्टर के अंदर बताई गई है, वो यह है कि शुरू में जो था हमारे लीडर्स ने जो था वो लैंग्वेज जो था जो भाषा जो थी उसके आधार पर जो था राज्यों को बनाने से मना कर दिया। अब जो था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा क्यों, ठीक है। क्या अब जो था भारत के टूटने के खतरे नहीं थे, टूटने के खतरे अभी भी थे, ठीक है, लेकिन इसके आधार पर जो था हमारे जो लीडर्स जो थे उनकी थिंकिंग जो थी वो थोड़ा चेंज हो चुकी थी। थिंकिंग क्या चेंज हो चुकी थी कि इनका मानना था कि देखिए लैंग्वेज को जो था इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना क्यों किया,
हमारे लीडर्स ने जो था वो लैंग्वेज को जो था एक्सेप्ट करने से मना क्यों किया? क्यों उन्होंने मना किया कि हम भारत के जो राज्य है उनका हम भाषा के आधार पर गठन नहीं करेंगे? उसका सबसे मेन कारण जो था वो उनको ये डर था कि भारत डिसइंटीग्रेट हो सकता है, भारत जो है वो टुकड़ों में टूट सकता है, यही कारण था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो सकती है, यही कारण था। फिर हमारे दूसरे लीडर जो थे, ठीक है, उन्होंने ये भी सोचा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, जो लोगों की डिमांड हो रही है, अगर हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी भारत का जो है डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। बल्कि उनका यह भी कहना था कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों को बनाते हैं, इससे भारत का डिसइंटीग्रेशन भले हो या ना हो, इससे हमको नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब उनका यह कहना था कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को बनाते हैं तो उससे भारत का डिसइंटीग्रेशन हो या ना हो, लेकिन अगर हम हमारे देश के अंदर जो लोग जो होता है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की जो डिमांड कर रहे हैं, जो ये मारपीट चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर इसको जो होता है हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो भारत के अंदर होता है डिसइंटीग्रेशन होता है वो जरूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर लोगों की होता है डिमांड को होता है गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोगों की एस्पिरेशन होती है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा? लोग जो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और इस तरीके से भारत के अंदर होगा सिविल वॉर। और अगर भारत के अंदर होगा सिविल वॉर तो भारत जो होता है वो एक कभी नहीं हो पाएगा, भारत डिसइंटीग्रेट ही होगा। तो हमारे लीडर्स ने कहा कि अगर मतलब उनको ये उम्मीद थी कि अगर हम लोगों की जो अलग अलग डिमांड है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है भारत डिसइंटीग्रेट होने से बच सकता है। कैसे बच सकता है? अगर लोग जो है वो जो भी डिमांड कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या लोगों को जो होता है लोगों के पास लड़ने की या फिर प्रोटेस्ट करने की कोई वजह बनेगी? नहीं बचेगी। अगर लोग जो होता है जो मांग रहे हैं हमसे, हम उसको आसानी से दे रहे हैं उनको, तो क्या उनके पास भारत से अलग होने की कोई बड़ी वजह रहेगी? नहीं रहेगी। क्या वो प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या भारत के अंदर सिविल वॉर होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या भारत डिसइंटीग्रेट होगा? नहीं होगा। तो इस आधार पर जो था हमारे लीडर्स ने जो था लैंग्वेज जो था, ठीक है, उसको भारत के राज्यों की बाउंड्रीज को गठन करने के लिए देश के रूप में जो था वो स्वीकार कर लिया। आई होप आपको सेशन जो था आपने एंजॉय किया होगा और आपको वीडियो जो था कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो मुझे ऐसी हालत में भी होता है वीडियो शूट करने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।